तो जिगल में आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जिगल में अपने टोटल 17 चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट 4 चैप्टर्स मैं अभी नहीं करवाऊंगी आपको। चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद चलेंगे अपन कॉन्टिन्यूटी में। चैप्टर 5 देन 6 फिर 7 ऐसे से कंटिन्यू करेंगे अपन इसको। और जो पहले 4 चैप्टर हैं उनमें से 3 चैप्टर करवाएंगे आपको अंकुर सर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जो चैप्टर नंबर 1 है वो थोड़ा मैं और थोड़ा सेल्फ। जो सेल्फ वाला पोर्शन है वो आप सेल्फ कर सकते हो अभी, मतलब चैप्टर 1 पढ़ना शुरू कर दो जैसे जैसे आपको टाइम मिले, और जब मैं करूंगी तब साथ साथ कर लेंगे उसको, ठीक है? क्योंकि वो बेसिक चैप्टर है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से स्टार्ट करना है आज हमें। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या था अपना, कुछ याद है? थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला। 3 टायर्स। 3 टायर्स, कौन से 3 टायर्स? मैम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासन, और अगर हम अपनी जनरल बात करें तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कैसे करते हैं, उस मेंटेनेंस को बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने वाला लॉ इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सबसे पहली खुशखबरी, जो ये लॉ है ये कोई एक्ट नहीं है। एक्ट नहीं है मतलब कभी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, यानी कि इसमें क्या नहीं होंगे अपने पास याद करने के लिए? सेक्शंस नहीं है, तो बिना सेक्शंस का लॉ है, पहली अच्छी बात। अब ये जो लॉ है बना कैसे है? ये रेजिड्यू लॉ है। कहां से निकला है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सभी के अधिकार अलग अलग होने चाहिए। ये बोलता है एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो लॉ बनाए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो जस्टिस करे अगर किसी ने लॉ को फॉलो नहीं किया तो ये कहता है एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस लॉ को एग्जीक्यूट कराए। तो लॉ, जस्टिस और एग्जीक्यूट, इसने इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया था। लॉ वाले को हमने क्या नाम दिया? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या होता है हमारा? लॉ बनाता है। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस, जहां से लॉ बनता है। हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ हमारे लेजिस्लेटिव को है, यानी कि पार्लियामेंट को है, और किसी को भी नहीं है। तो यानी कि एक पार्ट डिफरेंट हो गया। अब ये सिर्फ लॉ बनाएगा, इसका एक ही काम है, ये सिर्फ लॉ बनाएगा। ठीक है जी। अब ये लॉ बनाएगा तो किसी को तो फॉलो भी करवाना पड़ेगा, तो फॉलो करवाने के अधिकार किसको दे दिए इसने? एग्जीक्यूटिव को। तो एग्जीक्यूटिव टीम में कौन आते हैं? हमारे सारे मिनिस्टर्स आते हैं। ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी किसके अंदर आएंगी? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एग्जीक्यूटिव टीम के अंदर आएंगी। उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अब ये बोलते हैं, इन्होंने लॉ लगा दिए, लोगों को बता दिया कि आपको ये लॉ इंप्लीमेंट कराने हैं, ये लॉ फॉलो करने हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री ने अलग अलग तरह के लॉ बता दिए, जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हमें बताया कंपनी लॉ है हमारे पास, आईबीबीआई ने बताया कि इंसॉल्वेंसी लॉ है हमारे पास, रेरा ने बताया कि रियल एस्टेट लॉ है। तो अलग अलग रूल्स बता दिए इसने। अब जितने भी अलग अलग इसने लॉज बताए उन लॉज को इंप्लीमेंट किया। अब सामने वाली बंदा मतलब जिसके ऊपर लॉ इंप्लीमेंट हुआ, अगर उसने लॉ फॉलो नहीं किया तो कुछ डर तो होना चाहिए ना। उसके लिए इन्होंने बनाई जुडिशरी सिस्टम। उसके लिए इन्होंने बनाया जुडिशरी सिस्टम। तो जुडिशरी क्या कहता है? कहता है लेजिस्लेटिव ने जो लॉ बनाया और मिनिस्ट्री ने जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो मैं आपको क्या करूंगा? पनिश करूंगा। तो जुडिशरी क्यों जरूरी है? ताकि लोगों के मन में एक डर रहे कि अगर हम लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपके ऊपर पेनल्टी ना हो, आपका कोई लॉस ना हो, या फिर आपको कोई पनिशमेंट ना दे, तो आप कोई काम करोगे? कोई मर्जी है, करना है करो, नहीं करना ना करो। नहीं करेंगे हम कोई काम। यानी कि तीनों का अपना अपना एक अहमियत है। अगर किसी फील्ड में लॉ ही नहीं है तो भी दिक्कत है, तो लेजिस्लेटिव का भी अपना रोल हो गया। लॉ बना दिया और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जनता तक पहुंचा ही नहीं, तो भी उस लॉ का कोई फायदा नहीं। तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव टीम भी आ गई। अब ये एग्जीक्यूटिव ने अपना लॉ इम्प्लीमेंट करा दिया, लोग फॉलो नहीं करते तो भी कोई मतलब लॉस नहीं हुआ उनका, जब तक कि जुडिशरी अपना काम ना करे। तो इन्होंने 3 अलग अलग फंक्शंस बनाए। कोई बता सकता है कि 3 अलग अलग फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का पर्पस क्या था? क्यों डाले गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ये ऐसी क्या कमी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कि इन तीनों को अलग अलग करना पड़ा? कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था हमारा?
1949 में 26 1949 नवंबर 1949 में आया था और अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये 1950 में अडॉप्ट कर लिया, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद बना। ये जो यस मैम। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसका इफेक्टिवनेस कब आया? आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या यस मैम। इंडिपेंडेंस से पहले हमारा कोई काम होता नहीं था क्या? ये सब काम होते होता नहीं था थे, लॉ मैम, नहीं बनते थे, जुडिशरी नहीं होती थी, एग्जीक्यूटिव नहीं होते थे, होता सब कुछ था। सब कुछ था। यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस भी होता था, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस कैसा होता था? ये सारे तरीके में काम नहीं होता था। बायोफर्केटेड थे या यूनाइटेड थे? एक ही बंदा सारे काम कर लेता था, एक ही बंदा वही लॉ कमेटी का मेंबर है, वही जुडिशरी कमेटी का मेंबर है और वही एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है। यानी कि यूनाइटेड होते थे, एक के पास सारे अधिकार होते थे, एक के पास सारे अधिकार। वो पुरानी पुरानी फिल्में देखते हैं जिसमें राजा महाराजा होते हैं, वही सारी चीजें करते हैं, वही रूल्स बना रहे हैं, वही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वही वहां से जुडिशरी ले रहे हैं। जनरली बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारी गवर्नेंस थी या फिर जो भी हमारी सरकार होती थी, किंग्स होते थे, उनका मेन पर्पस किस पे रहता था? वो सिर्फ टैक्स बना, टैक्स के ऊपर ज्यादा फोकस थी, क्योंकि उनका काम क्या था? टैक्स लेना और बेसिक जरूरतों को पूरा करना। तो पूरा उस करना। समय के जो स्टेट्स थे हमारे, उन्हें बोलते थे हम पोलिस स्टेट्स। क्या बोलते थे? पुलिस स्टेट। पोलिस ये क्या होता स्टेट्स। है मैम? बता रही हूँ, पोलिस स्टेट्स का मतलब है, पोलिस का मतलब यहाँ पर यूज होगा आपका पॉलिसीज के लिए। मतलब ये ऐसे स्टेट्स होते थे जो सिर्फ पॉलिसी बनाई और खुद का वेलफेयर करते थे, लोगों से टैक्स उठाया और अपने खजाने भरे, अपनी ट्रेजरी भरी, और बेसिकली करते क्या थे? अगर सड़क भी बनवा रहे तो सड़कों पर भी बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे। जनता का मेन क्या काम करते थे? वो सिर्फ उनको एक सुरक्षा प्रदान करते थे और इनका कोई फंक्शन नहीं था, यानी कि पैसा लेना और मिलिट्री बनाना। मेनली वो इसी चीज के लिए फेमस थे और यही चीजें वो पॉलिसी करते थे। बट जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों में सुधार आया, तो लोगों ने क्या किया, कहता स्टेट हमसे टैक्स लेती है तो उन्हें हमें फैसिलिटीज भी देनी चाहिए। तो यानी कि धीरे धीरे लोगों को पता चला कि हमारे लिए तो कोई काम हो ही नहीं रहा, हमारा वेलफेयर कहाँ हो रहा है? वेलफेयर हो रहा है कुछ? ना हमें शिक्षा मिल नो रही, मैम। ना हमें अच्छी हेल्थ मिल रही, ना हमें जीने का अधिकार मिल रहा, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। तो धीरे धीरे जब लोगों में जागरूकता आई तो वहां पर प्रशासन भी सुधरने लगा, यानी कि किंग्स भी सुधरने लगे। उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट किया, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने स्टार्ट किए, यूनिवर्सिटीज बनाने स्टार्ट की और हेल्थ फैसिलिटीज देना स्टार्ट की। तो पहले उनका सिर्फ एक काम था, टैक्स कलेक्ट करना और आर्मी को स्ट्रेंथन करना। धीरे धीरे वो क्या करने लगे? वेलफेयर करने लगे। अब सरकार का काम घटा है कि बढ़ा है? बड़ा है। बड़ा बढ़ है। गया। तो एक ही बंदे को सारा काम देंगे तो वो काम अच्छे से होगा या गंदे तरीके से होगा? गंदे तरीके से। गंदे तरीके से होगा। यानी कि जरूरत क्या मिली कि अब हमें अपने काम बांटने पड़ेंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क की नीड फील हुई। यस मैम। अब डिवीजन ऑफ वर्क आया तो हमने वर्क को कुछ इस तरीके से बांटा कि हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी लगा देते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और मिनिस्ट्री। अब ये लेजिस्लेटिव क्या करेगा? ये सिर्फ लॉ बनाएगा और कुछ काम नहीं करेगा। मिनिस्ट्री क्या करेगा? ये इम्प्लीमेंट कराता है, बेसिकली उस लॉ को एग्जीक्यूट कराने का काम कराएगा, रूल्स रेगुलेशंस बताएगा, आपको सर्कुलर बताएगा। ठीक है जी। और इन दोनों के बिहाफ पे कौन क्या करेगी? जुडिशरी करेगी। तो यहाँ पर अलग अलग टीम हुई। एग्जीक्यूटिव टीम को बता दिया कि तुम लोगों का भला करो, जैसे करना है, जो दिक्कत होगी लेजिस्लेटिव टीम को बता देना। तो आपस में हमने इनका क्या किया, इनको अलग अलग चीजें बता दी। तो यहाँ पर हमारा डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, जिससे क्या हुआ? वेल मैनेज चीजें होने लगी। लेजिस्लेटिव के पास अपना फिक्स काम, अब ये स्पेसिफाइड है कि ये काम सिर्फ यही करेगा। तो स्पेसिफाइड है तो हमेशा स्पेसिफाइड चीजें अच्छी होती हैं। स्पेशल आपको कोई काम करवाना है, फॉर एग्जांपल आपको सर्जरी करवानी है, आप एक्सपर्ट के पास जाओगे कि ऑलराउंडर के पास? एक्सपर्ट के पास। एक्सपर्ट के पास, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है, वो उस काम को बेहतर कर पाएगा। ऐसे ही हमने हर एक मैम टीम को प्रशासन को क्या कह सकते हैं, मतलब जिससे समझ आ जाए एडमिनिस्ट्रेटिव का मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग? स्टेट मैनेजमेंट ऑफ स्टेट्स। ओके याद करने के लिए। ओके। ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ स्टेट या मैनेजमेंट ऑफ कंट्री उन्होंने कैसे की? उन्होंने बोला कि हम हर चीज को स्पेशलाइज्ड करेंगे, स्पेशलाइज्ड कर दिया। अब ये धीरे धीरे जब उन्होंने समाज को देखा ना, तब ये चीजें समझ में आई। इसलिए इसका कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसे बोलते हैं ना कि हम देखते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो हम उसको अपना लेंगे। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंट ये करेंगे। हमारा लॉ बना था।
तो हमारा जो स्टेट है वो कैसे कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ था फ्रॉम पॉलिस स्टेट टू द वेलफेयर स्टेट्स। आज के टाइम पे जो हमारे स्टेट्स हैं उसको क्या कहते हैं? वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट्स। अब पॉलिस स्टेट हमारे पास नहीं बचे हैं। ये जो अपना इंट्रोडक्शन है ना, इसके अंदर वही स्टोरी लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है कि अलग अलग काम बन गए, रूल मेकिंग का काम लेजिस्लेटिव को दे दिया। और इंडिया में सारे रूल्स कौन बनाएगा? सिर्फ लेजिस्लेटिव ही बनाएगा और कोई लेजिस्लेटिव नहीं बना सकता। नहीं बनाएगा। सेकंड पॉइंट है अपने पास नीड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। क्यों जरूरी हुई? ये 3 ऑर्गन हम कर चुके हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी। अभी अभी पढ़े थे हमने इन 3 ऑर्गन्स के बारे में। जो आगे लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर को क्या काम दिया, एग्जीक्यूटिव को क्या काम दिया, जुडिशरी को क्या काम दिया, ये हम अपना पढ़ चुके हैं अभी। नीड क्यों बनी थी? नीड इसलिए बनी थी क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो अब क्या बनता जा रहा है? वेलफेयर स्टेट्स बनता जा रहा है। और वेलफेयर स्टेट्स के अंदर फिर हम लोगों को क्या लगा? हम लोगों को लगा कि कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या बनता जा रहा था? अब ये पॉलिसीज बनाता था। इट एग्जीक्यूट्स, एडमिनिस्टर एंड एडजुडिकेट। एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंट, एडमिनिस्टर मतलब कि सब लोगों को चेक करता था, देखता था, ओवरव्यू रखता था उनपे। एडजुडिकेट मतलब अपनी जुडिशरी, और उसको चेक करता था। ये ऊपर हो गया लेजिस्लेटिव का काम, नीचे आ गया आप लोगों का मिनिस्ट्री का और जुडिशरी सिस्टम का काम। दूसरा, इट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर एंड इश्यू रूल्स, बायलॉज, ऑर्डर ऑफ द जनरल नेचर। अब यहाँ पर ना इन सबके काम लिखे हुए कि क्या क्या काम करता था, क्यों जरूरत हुई। जरूरत इसका एक मेन पर्पज ये है कि आपका बर्डन बढ़ रहा था, स्टेट्स वेलफेयर स्टेट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, लोगों की डिपेंडेंस बढ़ रही थी स्टेट के ऊपर। अब हमारे यहाँ पर कोई काम होगा, क्या कहते हैं? सरकार करवाएगी। हम ये कहते हैं कि हम करवाएंगे? नो मैम। सीधा यही निकलता है ना, ये काम तो सरकार का है, सरकार करवाएगी। तो हमारा क्या हो रहा है? डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है। डिपेंडेंस बढ़ने का कारण भी यहाँ पर हमें जरूरी है कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीम हो। तो ये जितनी भी स्टोरी मैंने बताई है, ये पहले 2 पैराग्राफ में लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन एंड द नीड। ये अब आप पढ़ोगे सेल्फ लाइन टू लाइन, ठीक है? ओके मैम। चलो, मैम ये लर्न करनी है सारी? लर्न नहीं करनी, रीड करनी है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलना चाहिए, 5 पॉइंट्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। नीड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन लॉ पूरा पढ़ोगे ना जब, इसके अंदर 5 मेन पॉइंट्स मिलेंगे आपको इसको। तो 5 मेन पॉइंट्स आपने नोटबुक में लिखने हैं। इंट्रोडक्शन में भी यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ना कहीं से किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह का चैप्टर है। तो जब तक रीडिंग नहीं लोगे तब तक होगा नहीं। है आसान, पर थोड़ा सा करने वाला है, ठीक है? करें आगे? यस मैम। अगला क्या है अपना? सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब अभी हम सीख चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? कहता है उसके सोर्स क्या है, कहाँ से आया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? कोई एक्ट तो था नहीं। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो बाइफर्केशन है वो पढ़ने में आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूट से। तो उसका पहला सोर्स क्या रहेगा आपका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वैसे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ माना जाता है। हमारे देश के जितने भी Yes. कानून बनते हैं, जो भी पॉलिसी बनती है, उसका सबसे बड़ा बेस क्या होता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कोई भी लॉ बनने से पहले ये चेक किया जाता है कि उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ना हो तो नहीं बनेगा, नहीं बनाया जा सकता। पहले आपको या तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है बहुत। लोकसभा की परमिशन, राज्यसभा की, फिर जाके बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर जो आप ये करते हो ना चेक, जो ये आप अपना सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हो, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के पास। क्योंकि सुप्रीम लॉ है अपना, ऑल ओवर कंट्री लगता है, और इसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं अपने, जिसको आप अमेंड करते हो। और फंडामेंटल राइट्स के केसेस कौन लेता है हमारे यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उससे ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं है। तो चलो जी, पहला हुआ अपना सुप्रीम लॉ, सुप्रीम कोर्ट। कहता और किसके पास आए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के फंक्शन? कहता बाकी एक्ट्स या स्टेच्यूज, यानी कि जितने भी लॉ बनते हैं हमारे, स्टेच्यू मतलब ये जो बाय लॉ बताया गया होता है कोई एक्ट। तो जितने भी एक्ट्स बनते हैं, जितने भी लॉ बनते हैं, वहां पर भी सर्टेन पावर्स होती है। जैसे किसी के अंदर लिखा हुआ है कि इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन करेगा? एनसीएलटी करेगा। इसका कौन करेगा? डीआरटी करेगा। इसका केस कहाँ जाएगा?
आईबीबीआई में जाएगा, तो पावर्स देने के लिए अलग अलग स्टैच्यूज हैं हमारे पास, अलग अलग एक्ट्स हैं हमारे पास। तो वो कहाँ से होता है, एक्ट्स और द स्टैच्यूज से होता है। उसके बाद क्या है अगला, ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस एंड सर्क्यूलर्स। ऑर्डिनेंस क्या होता है, कुछ पता है? बताओ। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैम तो यहाँ ऑर्डर, ऑर्डिनेंस मीन्स ऑर्डर। ऑर्डिनेंस मीन्स ऑर्डर, किसका ऑर्डर? लॉ ऑर्डर का। बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। कभी कभी ऐसा होता है जहां पर आपका लॉ बनता नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑर्डर देता है और वो वैलिड होता है जब तक कि आपका पार्लियामेंट सेशन में ना आ जाए, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। यानी कि जब प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी भी लॉ को बनाने की या फिर बाय ऑर्डर कोई लॉ इंप्लीमेंट कराने की। जनरली ऑर्डिनेंस की पावर आपके पास इमरजेंसी सिचुएशंस में आती है, कि जब कोई लॉ बनाना जरूरी तो होता है लेकिन पार्लियामेंट उस समय एक्टिव नहीं होता, तो प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करता है। अगला क्या है, जैसे क्या कह रहे हो? अनीशा स्पीक। जैसे अब कोरोना में हुआ मैम वैसे। जैसे कि अलग अलग टाइप्स के लॉ बनते हैं, तो स्टार्टिंग में जब तक पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं आता और वो लॉ जरूरी होता है, तो ऑर्डिनेंस। जो अभी कोरोना में हुआ था वो हुए थे अपने नोटिफिकेशन एंड द सर्कुलर। अभी आते हैं ना सर्कुलर, कोई गवर्नमेंट का सर्कुलर आता है, जैसे स्कूल बंद करना है, सर्कुलर आ यस गया, मैम। नोटिफिकेशंस आ गए। मैम तो ये मैम सब सिर्फ चीज स्कूल वगैरह बंद करके कोरोना चला गया, बताओ। उस पर बात नहीं करते हैं, वो लंबा टॉपिक है, अपना टॉपिक पे रहते हैं आपका। तो आगे क्या है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, है कि गवर्नमेंट जब डायरेक्शंस देती है कि ये काम इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो वो टाइम टू टाइम क्या देती रहती है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स। तो यानी कि ये भी क्या है, पार्ट ऑफ लॉ। अगर यहाँ से यस मैम। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई डायरेक्शन आती है तो वो फॉलो तो करनी पड़ती है ना हमें, तो वो भी क्या होता है अपना पार्ट ऑफ लॉ होता है। उसके अलावा जुडिशियल डिसीजंस, यानी कि हम जब दूसरे दूसरे केसेस को रेफर करते हैं तो वो डिसीजंस भी क्या बन जाते हैं, हमारे लॉ बन जाते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आ जाए तो वो जजमेंट क्या बन जाती है, लैंडमार्क। लॉ। लैंडमार्क बन जाती है, यानी कि उसको फॉलो किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो वो हर कोर्ट में एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा अदर जो कोर्ट्स देते हैं वो मे बी रेफर और मे नॉट बी रेफर्ड। तो अदर कोर्ट्स की भी कई बार जजमेंट को रेफर किया जा सकता है। तो जब भी कोर्ट कोई डिसीजन देता है वो जजमेंट जो है जुडिशियल डिसीजन बन जाते हैं आपने, और वो जुडिशियल अलग अलग केसेस में रेफर किए जा सकते हैं। और जो भी उस डिसीजन में कहा जाता है उस बात को एक मतलब ऐसे लो माना जाता है कि एक तरह से लो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो पक्का पक्का लो है। बाकी अगर कोई कोर्ट देखते हैं तो उसकी रेलिवेंसी चेक करते हैं। ठीक है, समझ ओके में आया मैम। था? इसके यस सोर्सेस मैम। सबसे पहला सोर्स क्या है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक इंडिया। बार ये फटाफट से इसकी ना रीडिंग लो फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अपनी अपनी बुक से।
पढ़ा? यस मैम। कुछ आया समझ में? यस मैम। क्या आया? ये एक प्राइमरी सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है अपना? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना सुप्रीम लॉ है, ठीक है। जितने भी लॉ होते हैं वो उसका बेस होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही निकलते होते हैं। इसको हमेशा हम अपना प्राइमरी लॉ बोलते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इसका बेस भी कहाँ से आया है? इसका बेस भी कॉन्स्टिट्यूशन से आया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है? वो बोलता है कि सेंट्रल की पावर अलग है और स्टेट की पावर अलग है। स्टेट और सेंट्रल को उसने अलग अलग किया। फर्दर वो बोलता है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी अलग होनी चाहिए और जुडिशरी अथॉरिटी अलग होनी चाहिए। जो इसने सेंट्रल और स्टेट को अलग अलग किया था वो देखो इन आर्टिकल्स में किया था। आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो किस मैटर पे लगेगी? एक्सटेंड टू मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच स्टेट पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ। तो कहता है कि 73 के अंदर यूनियन के पास पावर है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास पावर है कि कभी कभी अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहे तो लॉ बनाने की पावर उसके पास आ सकती है, यानी कि ऑर्डिनेंस की पावर। जनरली अलग रखना है, लेकिन ऑर्डिनेंस की पावर इसके पास आ सकती है। सिमिलरली पावर्स प्रोवाइडेड टू स्टेट अंडर सेक्शन आर्टिकल 3, यहाँ पर भी बाय गवर्नर आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रल का मैटर है तो ऑर्डिनेंस कौन इश्यू करेगा? प्रेसिडेंट। और स्टेट का मैटर है तो कौन इश्यू करेगा? गवर्नर इशू करेगा। लेकिन जनरली दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्पेशल पावर दी है कि कुछ ही केसेस के अंदर ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेटिव की पावर आएगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। यानी कि एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेशन अलग, Yes, और ma'am. अपना यस मैम। अलग, जुडिशरी अलग। जुडिशरी अलग। तो जब ये तीनों चीजें अलग होती है ना, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो करता है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको रिजिडली फॉलो नहीं करता। अगर इसको रिजिडली फॉलो करें ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग, लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग, जुडिशरी बिल्कुल अलग। ना तो कभी लेजिस्लेटिव जो है वो जुडिशरी को तंग कर सकता, जुडिशरी का काम उठा सकता, ना ही एग्जीक्यूटिव का। और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है ना तो कभी भी लेजिस्लेटिव के फंक्शंस फुलफिल कर पाएगी, ना कभी जुडिशरी के। सिमिलरली जुडिशरी ना उसके काम करेगा। तो तीन है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी। कहता है एग्जीक्यूटिव सिर्फ अपना काम करेगा, कभी भी इसका और इसका काम नहीं कर सकता। लेजिस्लेटिव क्या कहता है? मैं सिर्फ अपना काम करूंगा, मैं कभी भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम नहीं करूंगा। उसके बाद कौन बच गया? जुडिशरी। ये कहता है मैं बस अपना करूंगा, मैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करूंगा। अगर ये प्रॉपर सिस्टम फॉलो होता है तो इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अगर इसको रिजिडली फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखो क्या हो रहा है, आर्टिकल 73 और 62 ने क्या कहा कि जो ये एग्जीक्यूटिव टीम है ना, ये कभी कभी चाहे तो लेजिस्लेटिव के काम कर सकती है। तो क्या ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हमने रिजिडली फॉलो किया? रिजिड मतलब सख्त रूप से तो ये नहीं फॉलो होता हमारी कंट्री में। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट रिकॉग्नाइज दिस इन एब्सोल्यूट रिजिडिटी, यानी कि एब्सोल्यूट रिजिडिटी के साथ तो नहीं, बट फिर भी इसको हम थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। So the Constitution also envisages tribunal, public sector, and government liability, which are important aspects of the administrative law. हमारे यहाँ पर क्या है? ट्रिब्यूनल्स हैं, पब्लिक सेक्टर की भी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी लाइबिलिटी है। यानी कि जुडिशरी को लगता है कि एग्जीक्यूटिव गलत कर रहा है तो वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना फंक्शंस निभा सकता है। तीनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। कोई मिनिस्ट्री अगर गलत काम कर दे तो क्या जज उसके ऊपर डिसीजन सुना सकता है? क्या वो कोर्ट केस में जा सकता है? केस कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। हमने पढ़ा भी था रिस्टोरेशन ऑफ कंपनीज के अंदर, अगर एमसीए गलत काम करती है, गलत तरीके से किसी कंपनी को बंद कर दे, तो क्या उस कंपनी को ओपन किया जा सकता था? यस मैम, हाई कोर्ट में एमसीए के खिलाफ केस हो सकता था? यस हो मैम। सकता था। तो ये बनाए क्यों गए अलग अलग? ताकि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर एक कंट्रोल रख सके। सोचो मिस्टर ए है, यही तो लीगल बंदा, यही तो लेजिस्लेटिव का बंदा, यही जुडिशरी का बंदा और यही एग्जीक्यूटिव का बंदा। इससे गलती होगी
और जुडिशली भी इसके पास आई है, मतलब उसका केस का निपटारा भी यही करेगा, तो ये अपनी गलती मानेगा कभी? नो मैम, कभी No, नहीं ma'am. मानेगा। तो अलग अलग होना बढ़िया है या गलत है? बढ़िया है। बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है। तो यहाँ पर ये इसने क्या बोला कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन से मेन लॉ आया और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीजें हमें बताई हैं। ये बात समझ में आई हमें कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट? Yes, ma'am. अगला क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास एक्ट्स एंड स्टैट्यूज। ये एक्ट्स और स्टैट्यूज क्या होते हैं? वो लॉ जो बनाए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो बाय लॉ हम क्या बताते हैं? बाय लॉ हम रूल्स बनाते हैं किस चीज का? अपने देश को गवर्न करने का, अपने देश को मेंटेन करने का। हम अपने यहाँ पर अलग अलग तरह के रूल बनाते हैं, जैसे कि अपन ने टैक्स का रूल बना दिया, टैक्स कलेक्ट करना है। इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ का बना दिया। कोविड के अंदर कोई स्पेशल अगर रूल्स बना देते, एक्ट बना देते, तो वो कोविड स्पेशल एक्ट हो जाता। तो ये क्या होता है कि अलग अलग लॉज बनाकर हम लोग क्या करते हैं? अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को फुलफिल करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में तो किसी स्टेट के मेंटेनेंस का भी काम होता है। तो मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इज फुलफिल्ड बाय द लेजिस्लेटिव टीम। सो ये सारे काम करते हैं टू कैरी ऑन वेरियस टास्क नेसेसरी फॉर इट। तो एक्ट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन की, लिमिट करता है उनकी पावर्स को इन सर्टेन रिस्पेक्ट एंड प्रोवाइड फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल। हर लॉ में रूल्स लिखे होते हैं, Yes, ma'am. रूल्स की पेनल्टी लिखी होती है, Yes, ma'am. पेनल्टी के खिलाफ अपील करने की पावर भी लिखी होती है। तो ये Yes, रूल्स जो ma'am. है ये किससे डील करते हैं? रूल्स डील करते हैं आपकी मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर से। पेनल्टी किसका काम करती है? पेनल्टी आपसे जबरदस्ती वो काम करवाती है, और अगर आपसे गलत तरह की पेनल्टी ली गई हो तो जस्टिस का सिस्टम वहां पर आ जाता है, यानी कि कोर्ट के पास आप केस फाइल करते हो तो हमारे पास क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, पावर भी होती है, और उस पावर के खिलाफ हमें ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी देना पड़ता है। सोचो अपील करने का राइट ना होता तो क्या हर एक मिनिस्ट्री अपनी मनमानी करती? Yes, ma'am. यस मैम। तो भी अनाप शनाप उसको पेनल्टी लगी, वो लगा दी सामने वाले के ऊपर, चल भाई मेरे भाई, एप्लीकेशन तो लगनी नहीं आगे कहीं पे। तो वो अपनी मनमानियां करती। उसकी मनमानियों को रोकने के लिए, यानी कि उसकी पावर पे लिमिट लगाने के लिए क्या जरूरी था? ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ताकि जो भी उनकी दुखड़े हैं वो दूर किए जा सके। तो ये पावर्स किसने दी हमें? एक्ट्स एंड स्टैट्यूज ने। क्या एक्ट्स और स्टैट्यूज ने जो काम किया वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम जरूरी था? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसी भी Yes, स्टेट ma'am. या सेंट्रल की मैनेजमेंट के लिए ये काम होना जरूरी है। रूल्स बनने चाहिए, उसको फॉलो भी करवाया जाना चाहिए, और फॉलो करने में अगर कुछ गलती हुई है या फॉलो करवाने में कोई गलती हुई है तो उसके खिलाफ अपील भी फाइल होनी चाहिए, होना चाहिए ये काम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये काम होना चाहिए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट, ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, नोटिफिकेशन एंड द सर्क्यूलर। तो यहाँ पर क्या है? टाइम टू टाइम ऑर्डिनेंस निकल सकते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब एक ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने तो पास नहीं किया, बट हमारे प्रेसिडेंट के ऑर्डर से एप्लीकेबल करवाया Pass गया, हो गया। एप्लीकेबल करवाया गया है। तो ऑर्डिनेंस कब होते हैं? जब हमारे पास कोई अनफोर्सिन डेवलपमेंट्स होती है, यानी कि एकदम से अचानक से ऐसा लगता है जो पहले हमने देखा नहीं, लेकिन आज के टाइम पे ये लॉ बनाना जरूरी है। तो अनफोर्सिन डेवलपमेंट्स के लिए होता है। एंड द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, और उस समय जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, यानी कि उससे तो लॉ बन नहीं सकता। तो हमारी सरकार क्या करती है? ऑर्डिनेंस इशू करवा देती है। तो ऑर्डिनेंस जरूरी होता है टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर जनता के पास कोई डायरेक्शन ना हो तो जनता मनमानी करती है, और वो हम करने नहीं देंगे। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, सर्कुलर होते हैं, आर इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव टीम देती है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ग्रांटेड अंडर द वेरियस एक्ट। देखो जब तुम कंपनी लॉ पढ़ते हो तो वहां पर कई बार लिखा होता है इट मे बी इंक्रीज्ड बाय सीजी बाय नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बड़ी सारी पावर दी हुई है ना किसी Yes, भी लॉ ma'am. को लिमिट को एक्सटेंड करने की। तो उसके लिए आपको बार बार पार्लियामेंट में नहीं जाना, यानी कि लेजिस्लेटिव की पावर तो है लॉ बनाने की, बट 100% पावर नहीं है। ऑन सर्टेन मैटर्स एग्जीक्यूटिव इज देयर। ऐसा है, कुछ कुछ मैटर्स पे एग्जीक्यूटिव लॉ बना